मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टानों के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूर्व में 2 व्याख्यान हुए, जिसमें एक व्याख्यान में सेडिमेंट्री रॉक्स का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया। दूसरे व्याख्यान में सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स पर चर्चा की गई। आज के इस व्याख्यान में टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टानों के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करूंगा, अपनी मेमोरी को आप रिकॉल करें और देखें कि अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं। जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के पहले व्याख्यान में इंट्रोडक्शन सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में दिया था, तब हमने चर्चा की थी कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। इस स्लाइड में उसको वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के हिसाब से ये बताया गया है कि डायजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो है उसकी वेदरिंग और इरोजन होता है, उससे रॉक्स और मिनरल्स विखंडित होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, आइस और विंड, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन से जो टुकड़े बनते हैं या जो टुकड़े अलग होते हैं, वो पानी, बर्फ़ या हवा द्वारा वाहित होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, और अल्टीमेटली जब उनकी फिजिकल एजेंसीज की पावर ख़त्म होती है, कम होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वो डिपोजिशन प्रारंभ कर देता है। तो जितना भी लोड है वो डिपॉजिट हो जाता है। सेडिमेंट इज़ लेट डाउन, ये डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद डिपोजिशन की प्रक्रिया के पश्चात जो लोड है उसका कॉम्पैक्शन के पश्चात उसमें सीमेंटेशन, और सीमेंटेशन 2 तरह से हो सकता है। सीमेंटिंग मटेरियल आइदर दैट कुड बी सिलिका और अदरवाइज कैल्साइट। उसके बाद अगली प्रक्रिया में रिक्रिस्टलाइजेशन और अंत में लिथिफिकेशन के पश्चात ये सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाती है। यहाँ ये इस स्लाइड में 2 फिगर्स के द्वारा फिर से एक बार समझाने की कोशिश की गई है। इधर आप देखिए, सबसे पहले सेडिमेंट वो सस्पेंडेड इन वाटर एंड सेटलिंग एंड डिपोजिशन। दूसरी अवस्था में फिर कंपोजिशन, जो सेडिमेंट है उसका कॉम्पैक्शन होता है। सेटल्ड सेडिमेंट, वाटर एंड एयर स्क्वीज्ड आउट, ग्रेन्स प्रेस्ड क्लोज टुगेदर, और इस तरह से वो कॉम्पैक्शन के द्वारा दूसरी प्रक्रिया से गुजरता है। तीसरी प्रक्रिया है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन के द्वारा वो रॉक में, अवसादी चट्टान में तब्दील हो जाती है। यहाँ आप देखिए इस डायग्राम में और आपको समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह से ऊपर सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का वेदरिंग और इरोजन होता है, वहाँ से फिर वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होके जब उसमें कमजोरी आ जाती है, फिजिकल एजेंसी में जो लोड है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। और डिपोजिशन के बाद बरियल, दब जाना, कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन, ये 3 प्रक्रियाओं के साथ अवसादी चट्टान बनती है। अब इस अवसादी चट्टान का गठन जो है, टेक्सचर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सेडिमेंट टेक्सचर रेफर्स टू द शेप, साइज एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेकअप सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी अवसादी चट्टान या जो अवसाद के पार्टिकल्स हैं उनका क्या शेप है, उनकी क्या साइज है, और उनका पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किस तरह से है, ये सब मिलकर उसका सेडिमेंट्री टेक्सचर या सेडिमेंट टेक्सचर या गठन को परिभाषित करते हैं। टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अगर अपन जब विस्तार से बात करेंगे तो इनके ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पहला, ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स, शेप ऑफ ग्रेन्स,
पैकिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फैब्रिक ऑफ ग्रेन्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो ग्रेन साइज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी पैकिंग कैसी है और उसका फैब्रिक कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स मिलकर उस टेक्सचर को परिभाषित करते हैं। तो पहला है ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स। तो उसमें जैसे हमने औषधि चट्टानों के बारे में चर्चा की तब हमने देखा था कि रॉक्स दो प्रकार की मुख्यतः होती है, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक, बायोजेनिक, और उसमें हमने बाद में ऐड किया था। तो ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स के आधार पर आइदर ग्रेन्स के संबंध में अगर बात करें तो आइदर दे कुड बी क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। फिर साइज ऑफ ग्रेन्स पे आए तो इसमें तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज है, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन और फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन में अगर पार्टिकल साइज जो है उसकी 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, उसकी साइज है, तो वो कोर्स ग्रेन कहलाता है। 1 से 5 मिलीमीटर की ग्रेन साइज वाले जो हैं पार्टिकल्स उनको मीडियम ग्रेन कहते हैं। और सेडिमेंट्स के वो पार्टिकल्स जो 1 मिलीमीटर से भी कम साइज के हैं उनको अपन फाइन ग्रेन पार्टिकल्स या फाइन ग्रेन साइज के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए पार्टिकल साइज को बताया गया है, ग्रेड यहाँ पर बताया गया है। इसमें यहाँ ग्रेड कौन सी है, वो यहाँ उनकी वो ग्रेन साइज क्या है और उस रॉक टाइप का क्या नाम होगा। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले पेबल 10 मिलीमीटर और उससे अधिक की साइज के हैं तो पेबल, 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर साइज के हैं तो ग्रेवल, और इन दोनों साइज से जो चट्टान बनती है उसका नाम यहाँ कॉन्ग्लोमरेट हम बोलते हैं, उसको कॉन्ग्लोमरेट। उसके बाद सैंड 0.1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर। तो ये जो साइज है उसकी जो चट्टान होती है इस ग्रेन साइज की सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं। 0.01 से लेके 0.1 मिलीमीटर तक की जो साइज है उसको हम सिल्ट बोलते हैं, और जो चट्टान बनती है उसको हम सिल्ट स्टोन बोलते हैं। और इससे भी महीन जब 0.01 से भी लेस साइज के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम पार्टिकल्स को क्ले बोलते हैं, और जो चट्टान है उसको हम शैल बोलते हैं। तो ये नीचे आप देखिए कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन और शैल, ये ग्रेन साइज के आधार पर इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पर इस टेबल में आप देखिए ये ग्रेन साइज यहाँ दिखाई गई है, बोल्डर से स्टार्ट होती है और क्ले तक चलती है। बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेन्यूल्स, वेरी कोर्स ग्रेन, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन, सिल्ट और क्ले। और इधर ये इनके नाम बता रखे हैं। ग्रेवल जो ग्रेन्यूल साइज तक के हैं उनको अपन रोडाइट्स बोलते हैं। जो फिर सैंडस्टोन, सैंड की साइज़ के हैं तो उनको सैंडस्टोन जैसे बोलते हैं, तो वो एरेनाइट्स हो गए, वैक्स, ग्रेवैक्स हो गई। और उससे महीन जो क्ले साइज की और उससे सिल्ट साइज की जो चट्टानें होती हैं उनको हम लुटाइट्स बोलते हैं। तो ये लुटाइट्स में आप देखिए मड रॉक्स, मड स्टोन, सिल्ट स्टोन्स, ये इस प्रकार से इनका वर्गीकरण जब हमने पहला व्याख्यान दिया था आपको बताया था। यहाँ ये पाई की स्केल्स में वैल्यू दी गई है। जैसे जैसे पाई का मान बढ़ता है वैसे वैसे आप देखिए कि ग्रेन साइज है वो घटती है, दोनों उल्टे हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रेन साइज का कंसेप्ट और ग्रेन साइज के कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर हमने उसका गठन के बारे में चर्चा की। दूसरा, ग्रेन साइज के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है उसमें शेप ऑफ द ग्रेन्स। जो पार्टिकल्स ग्रेन्स के रूप में जो औषधि चट्टानों में मिलते हैं उनका आकार एंगुलर, सब राउंडेड और राउंडेड इस प्रकार से होता है। स्पेरिसिटी एंड राउंडनेस ऑफ सेडिमेंट्स ऑब्लिक ग्रेन्स इंडिकेटेड वेराइंग डिग्री ऑफ एब्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अगर सब एंगुलर और एंगुलर हैं ग्रेन्स तो इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ है, और सब राउंडेड और वेल राउंडेड हैं तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल था जिससे ये अवसादी चट्टान बनी है, जो सेडिमेंट का, उसका ट्रांसपोर्टेशन अधिक हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होने के कारण उसमें उसके जो ग्रेन्स है वो राउंडनेस को एक्वायर कर पाए हैं। तो एंगुलर और रफ के बारे में अगर उदाहरण की बात करें तो ब्रेक्सिया हो गई, और राउंडेड ग्रेवल्स के बारे में चर्चा करें तो वो रॉक्स कॉन्ग्लोमरेट्स हुए, ग्रेवल्स हुए, इनमें राउंडेड टू सब राउंडेड ग्रेन्स मिलते हैं।
यहाँ आप नीचे देखिए, यहाँ पर एंगुलर, उसके बाद सब एंगुलर, फिर सब राउंडेड, फिर राउंडेड और फिर वेल राउंडेड। एंगुलर इन शेप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स, राउंडेड इन शेप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये एक संकेत करते हैं और ये शेप के बारे में चर्चा हुई। इनको आगे और अपन विस्तार से जब डेफिनेशन वाइज बात करेंगे तो आगे और इस स्लाइड्स में इसके बारे में जानकारी देंगे। अगला है पैकिंग ऑफ सेडिमेंट्स और ग्रेन्स। तो अवसाद में ये जो ग्रेन्स हैं इनका आपस में पैकिंग कैसे होता है। शुरू में जैसे आपको कहा कि वो कैल्शियम से हो सकता है, सिलिका से हो सकता है। यहाँ उसके संदर्भ में उसके अलावा उसकी अपीयरेंस क्या है, ओपनली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है। तो ये जो पैकिंग है दैट इज रिलेटेड टू लिथोस्ट्रेटोग्राफिक प्रेशर। तो पैकिंग ऑफ सेडिमेंट्स या ग्रेन्स के आधार पर टेक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगली कैटेगरी में फैब्रिक ऑफ ग्रेन्स, उसके आधार पर भी हम सेडिमेंट्री रॉक्स के गठन पे चर्चा कर सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेनिंग इलोंगेटेड पार्टिकल्स एंड देयर ओरिएंटेशन रिमार्क्स द फ्लोज ऑफ द सेडिमेंट्स। तो ये इस तरह से फैब्रिक ऑफ ग्रेन्स भी पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आपको बताया है वेरी कोर्स ग्रेन सैंड, फिर कोर्स सैंड, फिर मीडियम सैंड, फिर फाइन सैंड, फिर वेरी फाइन सैंड। तो ये चारों कैटेगरी पांच कैटेगरी, इन 5 कैटेगरी का यहाँ पर इसमें किस तरह से उनका टेक्सचर दिखता है वो यहाँ दिखाया गया। नीचे फिर वापस आप देखिए शेप के आधार पर एंगुलर, सब एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड और वेल राउंडेड। तो इसमें भी वही वेरी पुअरली सॉर्टेड, पुअरली सॉर्टेड, मॉडरेटली सॉर्टेड, वेल सॉर्टेड और वेरी वेल सॉर्टेड। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। सेडिमेंट टेक्सचर refers to the shape, size and 3-dimensional arrangement of the particles that make up sediment or sedimentary rock। जो प्रारंभ में हमने एक स्लाइड में आपको परिभाषित किया था, वहाँ ये वापस रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। टेक्सचर जो है, टेक्सचर कैन बी क्लास्टिक वेयर दे आर composed of grains from pre-existing rocks, एलेक्थोनस ग्रेन्स। और अगर क्लास्टिक्स नहीं है तो देन they are crystalline, where the crystals, grains sensu-lato, grew from a fluid, producing an interlocking mosaic of crystals। यहाँ पहले क्लास्टिक टेक्सचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लास्टिक टेक्सचर्स ग्रेन्स और क्लास do not interlock but rather are piled together and cemented। Boundaries of individual grains may be another grain, cement or empty pore space। Overall rock is generally porous and not very dense because clasts are only cemented together। Grains are relatively easy to scrape off using a rock hammer, point or metal nail। If the grains are visible, all the above characteristics may be noted। तो क्लास्टिक टेक्सचर में पोरस होता है और ये ओवरऑल रॉक इज जनरली पोरस और डेंस नहीं होती है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रोक्लास्टिक टेक्सचर। दिस टेक्सचर इज द सेम एज द क्लास्टिक टेक्सचर एक्सेप्ट दैट द क्लास्ट आर नॉट विजिबल टू द आई। वहाँ पे हम नंगी आंखों से उसको देख सकते थे, यहाँ माइक्रो वर्ड जुड़ गया इसलिए हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज द ग्रेन्स आर इनविजिबल, एग्जामिनिंग द ईज इन विच ग्रेन्स सिल्ट और क्ले मे बी नॉक्ड ऑफ इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ टू परफॉर्म। तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी होता है, इसलिए इसको माइक्रोक्लास्टिक टेक्सचर बोलते हैं। अगला है बायोक्लास्टिक टेक्सचर, क्लास्टिक टेक्सचर की तीसरी वेराइटी। The texture is similar to the clastic texture except that all of the clast or grains are fossils। बायोलॉजिकल उसका रोल आ गया, फॉसिल मिलते हैं ग्रेन्स के रूप में, तो इसको हम बायोक्लास्टिक टेक्सचर बोलते हैं। अब हम क्रिस्टलाइन टेक्सचर के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिस्टल्स आर विजिबल एंड फॉर्म एन इंटरलॉकिंग नेटवर्क। Unlike igneous crystalline texture, however, sedimentary crystalline texture are typically formed from one mineral throughout the entire rock। इसमें एक ही खनिज से पूरी चट्टान क्रिस्टलाइन टेक्सचर में बनी हुई हो सकती है। इसमें भी वही माइक्रो अगर लेवल पे आ गया साइज तो माइक्रो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। नो क्रिस्टल आर विजिबल बाय नेक्ड आई।
no crystal are visible, but the rock is composed of interlocking microscopic crystals. Such rocks are dense and typically non-porous. वहाँ जब हम बात कर रहे थे क्लास्टिक की तो वो पोरस थी और डेंस भी नहीं थी, यहाँ उसका उल्टा है, माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन में. Such rocks are dense and typically non-porous. Microcrystalline rocks break with a characteristic conchoidal fracture. That is, the broken surface may smooth concentric lines resembling the inside of an oyster shell or broken glass. तो इस तरह का उसका माइक्रोक्रिस्टलाइन टेक्सचर का कॉन्कोइडल फ्रैक्चर एक सिग्नेचर है. तीसरा इसमें भी वही फॉसिलिफेरस टेक्सचर, रॉक्स कंटेनिंग एन अबंडेंस ऑफ फॉसिल्स. द मैट्रिक्स में बी ऑफ आइदर क्रिस्टलाइन, माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्लास्टिक, माइक्रो क्लास्टिक. तो फॉसिल्स इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसलिए फॉसिलिफेरस टेक्सचर हो गया. यहाँ ये दोनों क्लास्टिक टेक्सचर और क्रिस्टलाइन टेक्सचर दोनों को यहाँ डायग्राम के द्वारा समझाया गया है. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिट्राइटल क्लास्टिक, उसके अंदर डिट्राइटल क्लास्टिक में मीडियम, फाइन और कोर्स. तो अगर कोर्स है तो विजिबल है, विजिबल ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर, और माइक्रो में है तो फिर वो माइक्रो में यहाँ इनविजिबल हो गए नेक्ड आई से. इनविजिबल ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर, यहाँ पर विजिबल ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर, माइक्रोक्लास्टिक. और फिर तीसरे में फॉसिल्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो फॉसिलिफेरस. तो ये यहाँ पर ये क्लास्टिक टेक्सचर और यहाँ ये इसमें क्रिस्टलाइन टेक्सचर्स, दोनों तरह में किस तरह का विभेद होता है डायग्राम में. कंपैरेटिव स्टडी जब हम देख रहे हैं तो हमको चित्रों से समझ में आ रहा है कि क्रिस्टलाइन और क्लास्टिक टेक्सचर, दो प्रकार के टेक्सचर किस तरह से दिखते हैं. अब टेक्सचर आर प्राइमरी और सेकेंडरी. The texture are primary where the grains possesses their arrangement that existed after they came to rest or after precipitation in case of crystals. In sedimentary rocks, however, texture are commonly secondary because they have been altered in some way from their original conditions. तो प्राइमरी टेक्सचर अमूमन यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं होता, बहुतायत सेडिमेंट्री रॉक्स में सेकेंडरी टेक्सचर होता है. The most common effect is compaction, where the weight of overlying sediments causes the component grains to rearrange themselves or even become fractured. तो ये प्राइमरी टेक्सचर का चित्र बताया गया है इसमें, और यहाँ ये सेकेंडरी टेक्सचर. सेकेंडरी टेक्सचर में कॉम्पैक्शन होने के बाद जो सेडिमेंट में पानी वानी होता है साइड में इंटरग्रेनुलर में, वो निकल जाता है और जो टेक्सचर बनता है उसको हम सेकेंडरी टेक्सचर के रूप में डिफाइन करते हैं. ग्रेन साइज जो अभी हमने पहले बात करी, पार्टिकल्स आर जनरली मेजर्ड बाय देयर मैक्सिमम ग्रेन डायमीटर. द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इज द वेंटवर्थ स्केल. वेंटवर्थ ने जो फॉर्मूला दिया उसको वेंटवर्थ स्केल बोलते हैं. इन दिस क्लासिफिकेशन टर्म्स सच एज पेबल, सैंड एंड ग्रेवल हैव वेल डिफाइंड लिमिट्स. मैनी स्टेटिस्टिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन, मीन, स्क्यूनेस, कुर्टोरिस, etc. to try to characterize the depositional processes that produce them. उसमें डिपोजिशन में कौन से फिजिकल एजेंसी थी, एग्जाम्पल जैसे विंड, स्वेस etc. एंड इवन टू डिस्टिंग्विश डिपोजिशनल एनवायरमेंट्स. तो ये ग्रेन साइज के ऊपर वेंटवर्थ की जो स्केल है उसके बारे में हमने चर्चा की. द वेंटवर्थ स्केल इज ए जियोमेट्रिकल स्केल. एडजेसेंट ऑर्डर्स डिफर बी ए फैक्टर ऑफ 2, either doubling or halving. A common practice in studying grain size distribution is to use the phi scale as well as millimeter. The boundaries between each class can be expressed by the negative logarithm of this dimension to the base 2. यहाँ ये फॉर्मूला दिया गया है phi का. ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है phi के संदर्भ में, where d is particle size in millimeter, phi values are dimensionless but because they are based on millimeter the scale is metric. तो यहाँ पर phi स्केल के द्वारा वेंटवर्थ स्केल में हम उसको साइज के आधार पर अगली स्लाइड में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ये देखिए आप यहाँ पर ये मिलीमीटर में साइज, ये phi साइज, ये क्लास टर्म्स,
ये सेडिमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं और जो रॉक होती है उसको क्या बोलते हैं। अगर मिलीमीटर में 256 से अधिक की साइज है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, यूँ ऊपर से घटते हुए क्रम में देख रहे हैं हम, लेकिन फाई का मान यहाँ ये बढ़ रहा है और ये मिलीमीटर की साइज जो है वो घट रही है। जो जो मिलीमीटर साइज घट रही है, फाई का मान यहाँ बढ़ रहा है। और जो टर्म्स हैं उनकी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि 256 से लेके 64 तक का है तो उसको अपन बोल्डर बोलते हैं। फिर 64 से लेके 16 तक है तो उसमें कॉबल्स और ग्रेवल्स आ गए। फिर 16 पे पेबल्स आ गए। फिर 2 पे ग्रेन्यूल आ गए। फिर 0.25 पे सैंड आ गई। ये जब 5 का मान 5 तक आता है तो सिल्ट आ गई। 8 पे आया तो क्ले आ गई। इधर स्कोर्स ग्रैंड, फाइन सैंड, फाइन सिल्ट, क्ले, और इधर ये रॉक्स के नाम कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेक्सिया, सैंडस्टोन, एरेनाइट्स, मडस्टोन, सिल्ट स्टोन्स, क्ले स्टोन्स। तो ये क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज स्केल फॉर सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मॉडिफाइड फ्रॉम वुडेन एंड वेंटवर्थ। तो ये जब हम गठन के बारे में जब उसकी साइज के आधार पर हम चर्चा करते हैं तो ये टेबल द्वारा हमने इसको समझाने का प्रयास किया। Probably the most useful aspect in grain size distribution is sorting, similar to standard deviation. Well sorted sediment shows little variation in grain size distribution, whereas poorly sorted sediment has a large deviation from the mean grain size. Or sorting reflects the sedimentary processes, wind, waves, etc., plus the impact of post-depositional infiltration by others, usually finer grains. यहाँ नीचे poorly sorted देखिए आप 3 प्रकार से बताया है, poorly sorted, moderately sorted और वेल सॉर्टेड। तो पुअरली सॉर्टेड में मेल्टिंग आइस, टिल, डबरीज फ्लोज, मड फ्लोज, और मॉडरेटली सॉर्टेड में रिवर्स, टाइडल करंट, सर्फ, और वेल सॉर्टेड में विंड और सम बीचेज। तो ये इस प्रकार से इसको हम परिभाषित करते हैं। अब अपन शेप पे आते हैं। शेप, पार्टिकल शेप इज डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई और डिस्क्राइब। शेप इज कॉमनली डिस्क्राइब विथ रेफरेंस टू 3 एक्सिस एट 90 डिग्री टू ईच अदर that can theoretically be placed inside any particle. The longest axis is A, shortest is C and the intermediate is B. 3 एक्सिस के माध्यम से जो 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ हैं उससे समझाने की हम शेप की बात कर रहे हैं। इन ए स्फीयर और क्यूब दो एक्सिस इंटरसेक्ट एट द सेंटर एंड हैव इक्वल लेंथ। By comparing the ratio of the axis, it is possible to describe the 4 basic shapes of the particles. इन 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के माध्यम से किसी भी पार्टिकल की शेप को हम अगर परिभाषित करें तो 4 प्रकार की बेसिक शेप्स हैं: ऑब्लेट, इक्वेंट, ब्लेडेड यानी टेबुलर, एंड प्रोलेट यानी रॉड लाइक। इस के आधार पर द शेप इज सम in some cases reflects erosional processes, how the rock broke up with the weathering and transportation, but may also reflect structures and fabrics present in the parent rock. Shell, for example, जो शेल चट्टान है उसके बारे में, will commonly produce flat particles, whereas quartzite, metamorphosed sandstone may be more equant. तो ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके आधार पर ऑब्लेट, इक्वेंट, ब्लेडेड और प्रोलेट 4 प्रकार की शेप को बताया गया। ये अगली स्लाइड में चारों प्रकार की शेप को हम देख सकते हैं: ऑब्लेट, इक्वेंट, ब्लेडेड और प्रोलेट। ये अब हम राउंडनेस की चर्चा करें। जो पहले हमने बताया, राउंडनेस और एंगुलरिटी रेफर्स टू हाउ स्मूथ और शार्प आर द एजेज ऑफ द पार्टिकल्स। राउंडनेस एंड स्पेसिसिटी आर नॉट द सेम थिंग। ए ग्रेन विथ हाईली irregular shape can be well rounded. A cube has high sphericity but very low roundness. तो यहाँ हम इसमें 2 तरह से हम समझ रहे हैं, हाई स्पेरिसिटी और लो स्पेरिसिटी। हाई स्पेरिसिटी में हम जाएंगे तो आप देखिए कि ये सारे जो हैं उनमें गोलाई ज़रूर नज़र आ रही है, थोड़ी थोड़ी गोलाई सब जगह नज़र आ रही है। जबकि अगर लो स्पेरिसिटी में जाएंगे तो यहाँ इलोंगेटेड शेप में दिख रहे हैं लेकिन गोलाई नहीं दिख रही है। अब इसके बावजूद इन दोनों को हम वेरी एंगुलर, एंगुलर, सब एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड और वेल राउंडेड, इस तरह से इनको हम परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जो लेंथ है वो बढ़ती है।
अब हम फैब्रिक के बारे में बात करेंगे। सेडिमेंट फैब्रिक्स। Sediment fabric stresses the three-dimensional makeup of the components in the rock, especially whether the particles show any preferred orientation and how individual grains are in contact with each other. Primary fabrics are those that form during sedimentation. Secondary fabrics reflect the imprint of post-depositional process. दो तरह के फैब्रिक, प्राइमरी फैब्रिक वो हैं जो सेडिमेंटेशन के दौरान ही चट्टान में पैदा हो जाता है, दिखता है, और सब्सिक्वेंटली सेकेंडरी फैब्रिक्स रिफ्लेक्ट द इम्प्रिंट ऑफ पोस्ट डिपोजिशनल प्रोसेसेस सच एज कॉम्पैक्शन बाय ओवरलाइंग यंगर सेडिमेंट्स। तो ये दो प्रकार का फैब्रिक हुआ। फैब्रिक कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द डिपोजिशनल प्रोसेसेस। इफ पार्टिकल्स आर इलोंगेट दे मे बी अलाइंड बाय करंट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ए कॉमन फैब्रिक इन ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमरेट इज इम्ब्रिकेशन। In imbricated gravels, the long axes of the clast commonly dip upstream subparallel to the one another. This can be used to infer current flow direction in the ancient rocks. तो ये जो फैब्रिक्स हैं ये हमको पेलियो करंट एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण मदद करते हैं। तो reconstructing former flow direction is termed paleo current analysis. Although common some gravels do not develop imbricate fabrics, उसके बावजूद ये जो सेडिमेंट फैब्रिक्स हैं उसके द्वारा हम पेलियो करंट एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ इस नीचे डायग्राम में आप देखिए करंट फ्लो किस तरह से, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो था और कैसी उसकी ऊपर की फैब्रिक का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया गया है। इन कॉन्ग्लोमरेट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर कॉमन, क्लास सपोर्ट एंड मैट्रिक सपोर्ट। In class support, most individual clasts are in contact with each other, and the matrix, the finer material between the gravel clasts such as sand, silt and mud fills the spaces between the clasts. Clasts आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो जगह है उसमें मैट्रिक्स आ जाता है। If the matrix was flushed from the rocks, the particles would still be in contact, supporting each other. तो कॉन्ग्लोमरेट में एक तो क्लास सपोर्टेड हुआ, दूसरा है मैट्रिक सपोर्टेड। इन मैट्रिक सपोर्ट द इंडिविजुअल क्लास्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स, दे आर नॉट नेसेसरीली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। द रॉक मे अपीयर डिसऑर्गेनाइज्ड विदाउट एनी क्लियर इंटरनल स्ट्रक्चर। इन दिस केस रिमूविंग द मैट्रिक्स will cause the coarse class to collapse and become in contact with each other. These differences in fabrics are very important in interpreting the rocks. Class supported gravels are typically water lane. जो क्लास सपोर्टेड ग्रेवल्स हैं वो स्ट्रीम बेड या बीच के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मैट्रिक सपोर्टेड ग्रेवल्स आर कॉमनली डिपोजिटेड फ्रॉम मास फ्लो वेयर द कोर्स एंड फाइन मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड एंड मास, एज फॉर एग्जांपल इन ए मड फ्लो। पूरा मास का मास जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये नीचे डायग्राम में क्लास सपोर्ट और मैट्रिक सपोर्ट दोनों को समझाने की कोशिश की गई है। इस तरह से ये आज का व्याख्यान जो पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स के टेक्सचर को एक्सप्लेन करता हुआ हमने आपके साथ साझा किया। इससे संबंधित असाइनमेंट में आपको इसी व्याख्यान में जो कुछ जानकारी दी उससे जो प्रश्न बनते हैं वो आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को YouTube चैनल पर आप देखें, कॉलेज के YouTube चैनल पर इसकी PDF बनाकर आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ साझा की जा रही है और असाइनमेंट में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको हल करके घर बैठे कोविड-19 की इस महामारी के दौर में आप घर बैठे अपने अध्ययन का लाभ लें और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखें।